हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया कवर करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया। कॉलोनियल रूल जब यहाँ पे था इंडिया में हमारे, तो होम चार्जेस नाम से एक एक्सपेंस होता था, एक खर्च होता था जो ड्रेन ऑफ वेल्थ होता था इंडिया से। पहली बात तो ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है, देखिए इंडिया से धन का बहिर्गमन, ठीक है। ड्रेन, इंडिया से जो है धन जो है ड्रेन करके चला जाता था यूरोप में, ब्रिटेन में। तो वो क्या था, एक ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक जरिया होम चार्जेस भी था। तो कह रहे हैं कि होम चार्जेस है क्या फिर, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है फंड्स यूज टू सपोर्ट द इंडियन ऑफिस इन लंदन, ठीक है। फंड्स यूज टू सपोर्ट इंडियन ऑफिस इन लंदन। सेकेंड है फंड्स यूज टू पे सैलरीज एंड पेंशंस ऑफ द ब्रिटिश पर्सनल engaged in इंडिया। थर्ड है फंड्स यूज्ड फॉर वेजिंग वॉर्स आउटसाइड इंडिया बाय द ब्रिटिश। तो देखिए फर्स्ट टू जो हमारा सही है, पहला जो हमारा है वो है फंड्स यूज टू सपोर्ट इंडियन ऑफिस इन लंदन। जो हमारे इंडियन ऑफिसेज होते थे लंदन में, वो खोलते थे, ओपन करते थे, उसका फंड जो उसका सारा खर्चा था वो इंडिया को देना होता था। तो पहले तो ये होम चार्जेस हो गया, इसको ये होम चार्जेस का एक पार्ट है। इसी की वजह से ड्रेन ऑफ वेल्थ, इंडिया से धन का बहिर्गमन हो रहा था। दूसरा है फंड्स यूज टू पे सैलरीज और पेंशन। जो ब्रिटिश जो पर्सनल हैं, ब्रिटिश के जो अधिकारी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो हमने तो उनको इन्वाइट किया नहीं था, लेकिन फिर भी वो हमारे यहाँ काम भी कर रहे हैं और हमारे ही पैसे से उनकी सैलरी दी जा रही है। काम वो अपना कर रहे हैं और काम वो क्या कर रहे हैं, वो लूटने के लिए आए हुए हैं, लेकिन उस लूट के लिए भी सैलरी दी जा रही है, और वो लूट की जो सैलरी दे रहे हैं वो इंडियन पैसे से दी जा रही है। तो ये भी जो है क्या था, एक जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ था, और इसको भी कहते थे होम चार्जेस। अब ये जो वॉर है, वेजिंग वॉर अगेंस्ट आउटसाइड इंडिया, ये जो है होम चार्जेस में नहीं आता था, ठीक है, ये होम चार्जेस में नहीं था। तो ये दो चीजें थी, ध्यान रखिएगा। देखिए होम चार्जेस क्या क्या चीजें थी हम देख लेते हैं। होम चार्जेस रिफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन इंग्लैंड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जो खर्चे करते थे विदेशों में, यानी कि इंग्लैंड में इंडिया के पैसे से, वो होम चार्जेस, जैसे परचेज ऑफ मिलिट्री स्टोर्स, ठीक है, मिलिट्री की चीजें खरीद रहे थे। एक्सपेंडिचर ऑन इंडियन ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट, है ना, इंडिया जो है ऑफिस जो है खोला हुआ था यूरोप में इंडिया के पैसे से, ठीक है। इंटरेस्ट और डेप्ट वगैरह वो सब भी इंडियन पैसे से जा रहा था। इंटरेस्ट ऑन रेलवे कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये भी जो है रेलवे में जो इन्वेस्टमेंट थी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो भी हमारे ही पैसे से इंटरेस्ट जा रहा था। नो इफेक्टिव चार्जेस ऑन आर्मी, ठीक है। पेंशन एंड ग्रेटिट्यूड पेबल टू द इंग्लिश, जो इंग्लिश पर्सनल्स थे वो हमारे पैसे से ही उनको पेंशन दी जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो होम चार्जेस में आते थे, ठीक है। इसी की वजह से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था। नेक्स्ट जो हमारा लिखा हुआ था लास्ट ऑप्शन जो था, फंड यूज टू वेज वॉर्स आउटसाइड इंडिया बाय द ब्रिटिश वर नॉट इंक्लूडेड इन द होम चार्जेस। तो ये जो है जो युद्ध करने के लिए जो फंड्स लग रहे थे, वो जो है होम चार्जेस में इंक्लूड नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारा है द टर्म इम्पीरियल प्रेफरेंस। टर्म इम्पीरियल प्रेफरेंस वॉज अप्लाइड टू। तो इम्पीरियल प्रेफरेंस किसके लिए अप्लाई किया गया, तो देखिए फर्स्ट हमारा है स्पेशल प्रिविलेजेस ऑन द ब्रिटिश इम्पोर्ट्स इन इंडिया। इसी के लिए जो है इम्पीरियल प्रेफरेंस, मतलब कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस होते थे ब्रिटिश इंपोर्ट्स में इंडिया में, ठीक है। मतलब ब्रिटिश से जब कोई चीज़ इंडिया में इंपोर्ट होती थी तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस होते थे, उसी को कहते हैं इम्पीरियल प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो ये जो है स्पेशल प्रिविलेजेस के लिए जो इंडिया में इंपोर्ट्स होता था उसके लिए अप्लाई होता था इम्पीरियल प्रेफरेंसेस। On the basis of this privileges, nominal duty was paid on the British imports in India, while Indian exports paid high duty in Britain. Imperial preferences क्या है, जैसे मान लीजिए वहाँ से वो मशीन से बने हुए कपड़े इंडिया में बेच रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया में जो अगर मशीन से कपड़े बन के तैयार हो रहे हैं और एक कपड़े का मूल्य जो है वो मान लीजिए 200 रुपये है, तो यहाँ पे ड्यूटी जो होती थी, ड्यूटी नॉमिनल लगती थी, 0 या फिर बहुत कम ड्यूटी जो नॉमिनल है, उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। इंडिया में आराम से बिक जाते थे क्योंकि सस्ते हो जाते थे, बिक जाते थे। इंडिया का अगर कॉटन का कोई कपड़ा, खादी का कोई सामान बिकने जा रहा है विदेश में, तो अगर मान लीजिए वो 200 का है तो उस पर 800 रुपये और टैक्स लगा देते थे, तो 1200 रुपये का हो जाता था जाते जाते। तो इतना महंगा हो जाता था कि वो बिक नहीं पाता था। तो समझ रहे हैं ना कि हमारे जो है एक्सपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए और उनके इम्पोर्ट को इंडिया में इनकरेज करने के लिए ये इम्पीरियल प्रेफरेंसेस होते थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है There was no independent development of industries in India during the British
रूल बिकॉज एब्सेंस ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, हमारे इंडिया में कोई इंडस्ट्री नहीं थी ब्रिटिश के टाइम पे, क्योंकि कोई हैवी इंडस्ट्री थी ही नहीं यहाँ पे। तो मेन जो है कॉज है हैवी इंडस्ट्री इंडिया में नहीं थी उस समय, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द इस्तमरारी सेटलमेंट, इस्तमरारी किसने स्टेब्लिश किया था। तो अभी हमने देखा था कि जो है अभी हमने और कुछ सेटलमेंट देखा था कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है ना, और अभी और कुछ 2-3 चीज़ें और हमने देखी थी, इसी से रिलेटेड इस्तमरारी भी है। इस्तमरारी भी कॉर्नवालिस ने स्टैब्लिश किया था। किसने? कॉर्नवालिस ने। तो परमानेंट सेटलमेंट 1793 में स्टैब्लिश हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, नोन एज परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल was as an agreement between East India Company and Bengali landlords to fix revenue to raise from the land। तो ये किसके बीच में था परमानेंट सेटलमेंट? ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब और जो बंगाली लैंडलॉर्ड्स थे उनके बीच में एक सेटलमेंट था कि हम जो है बंगाली लैंडलॉर्ड्स हमें इतना पैसा देंगे और उसके बाद आप उसके ऊपर जितना भी चाहिए उतना रख लीजिए, आपकी प्रॉब्लम है वो, ठीक है, लेकिन हमें इतना फिक्स्ड अमाउंट चाहिए। तो वो फिक्स कर दिया था, इसीलिए कहते हैं परमानेंट यानी फिक्स सेटलमेंट, ठीक है। तो ये इसी को डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट तरीके से बोला जाता है। इसको लैंग्वेजेस मतलब डिफरेंट रीजन में डिफरेंट तरीके से बोलते हैं। जैसे इस्तमरारी भी इसी को बोलते हैं, परमानेंट को ही, ठीक है। और क्या? जागीरदारी भी बोलते हैं, मालगुजारी भी बोलते हैं, ठीक है ना, बेसुदारी भी बोलते हैं। तो ये जो है डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट नामों से जाना जाता था, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल स्टूड on for the following features। क्या थे परमानेंट सेटलमेंट? इट रिकग्नाइज द लैंडलॉर्ड एज द प्रोपराइटर ऑफ द लैंड, ठीक है। ये जो लैंडलॉर्ड होता था वो मेन बिचौलिया हो जाता था और ये जो है हेरिडिटरी राइट भी दे देता था, जिसकी लैंड है। इट ऑल्सो रिकग्नाइज द राइट ऑफ हेरिडिटरी सक्सेसर और लॉफुल सक्सेसर ऑफ द लैंडलॉर्ड, ठीक है। हेरिडिटरी राइट्स भी मिल जाते थे जमींदार को। जमींदार यानी कि जैसे जमींदार है उसका बेटा भी जमींदार, उसका बेटा भी जमींदार, मतलब ये हेरिडिटरी राइट बन गई थी। गवर्नमेंट को पूरा विश्वास था कि जो लैंडलॉर्ड होंगे उनके लिए क्या होंगे? फेथफुल होंगे, ठीक है। लैंडलॉर्ड वो गिवन द राइट टू ट्रांसफर और सेल देयर लैंड, ठीक है। उनको जो है अधिकार था कि लैंड को बेच दें, लैंड को सेल कर दें, लैंड को ट्रांसफर कर दें, उनको पूरी पावर थी। ऑल द राइट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स डिपेंडेड ऑन देयर पेमेंट ऑफ द फिक्स रेवेन्यू ऑन द फिक्स डेट एट द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कह दिया कि आने वाले महीने की 5 तारीख को आपको जो है हमें 50% जो है हमें टैक्स, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, 50% आपको हमें दे देना है और 5 तारीख को, तो यानी कि टाइम भी फिक्स है और आपका जितना देना है उतना भी फिक्स है, ठीक है। तो ब्रिटिश ट्रेजरी में आप जमा कर दीजिए ले जाके उनके जो है खजांची को। ऑल देयर राइट्स एंडेड इफ दे फेल टू पे, और अगर 5 को नहीं पे कर पाए, 6 को पे किए तो उनके तो अधिकार खत्म हो जाएंगे फिर, ठीक है। द टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी पेड बाय ईच लैंडलॉर्ड फॉर हिज जमींदारी वॉज फिक्स्ड वंस एट ऑल, एक बार ही फिक्स कर दिया जाता था कि आपको इतना जो है हमें देना है। अब उसके बीच चाहे अकाल पड़ रहा हो, चाहे फ्लडिंग आ गई हो, चाहे जो है किसान के पास पैसे ना हो कि वो बीज लाके जो है अपने अनाज को उगा पाए, लेकिन जमींदार को जमा करना ही है। और जमींदार अपने जेब से तो जमा नहीं करेगा, जमींदार किसान से ही लेगा। तो किसान का भरपूर तरीके से शोषण यहाँ पे हो रहा था। एक तो जमा कर रहा है वो कर ही रहा है, और जो जमींदार जो है वो अपने लिए भी तो इकट्ठा करेगा ना, तो वो अपना भी ले रहा था एक्स्ट्रा, तो बड़ा बोझ था किसान के ऊपर, ठीक है। इट वॉज एग्रीड दैट द टैक्स रेट वुड नॉट इंक्रीज इन द फ्यूचर, मतलब ये एग्री हो गया था कि टैक्स रेट जो है बढ़ाए नहीं जाएंगे, एक बार फिक्स है तो फिक्स है कुछ दिन के लिए वो। परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये हो गया हमारा। अब परमानेंट सेटलमेंट वॉज मेड विद किसके लिए? लैंडलॉर्ड, पीजेंट्स या फिर आपका वर्कर्स, ट्रेडर्स। तो ये लैंडलॉर्ड के साथ ही तो एग्रीमेंट था ना। पीजेंट्स का क्या काम है? पीजेंट्स तो लैंडलॉर्ड वसूल कर रहे हैं, ब्रिटिश और लैंडलॉर्ड का काम था ये। परमानेंट सेटलमेंट मेड विद जमींदार, ठीक है, जमींदार के साथ बनाया गया। विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट सेटलमेंट, बहुत बारी पूछा जा चुका है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस वर इंट्रोड्यूस कब? 1793 में, 1793। बहुत सारे नामों से जाना जाता है परमानेंट सेटलमेंट, आपने अभी देखा था, लिख दीजिए अगर आपको याद हो तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द टेंडेंसी फॉर इंक्रीज litigation was visible over the introduction of the land settlement system Lord Cornwallis in 1793. The reason for this is normally traced to which of the following provision, ठीक है।
तो देखिए जो टेंडेंसी थी किसका जो है लिटिगेशन का वो इंक्रीज हो रहा था, वॉज विजिबल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड सेटलमेंट, ठीक है ना। डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे थे, क्या रीजन था इसका, ठीक है ना। तो इसमें जो है ये है कि जो बिचौलिया था वो जमींदार था, ठीक है, जमींदार बिचौलिया था, इस तरीके से जो पूरा सिस्टम था वो सही से चल नहीं रहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है अंडर द परमानेंट सेटलमेंट 1793 द जमींदार वर रिक्वायर्ड टू इशू द पट्टास टू द फार्मर्स विच वर नॉट इशूड बाय मेनी जमींदार्स। रीजन क्या था, रीजन ये था कि देयर वाज नो ऑफिशियल टू चेक ऑन दैट। भाई इसमें ये था कि पट्टा आप फार्मर को दे देंगे, फार्मर आपको जो है जो चीज़ जो होगा आप उससे जो है उगाही कर लीजिएगा, है ना, आप उतना टैक्स उससे ले लीजिएगा। लेकिन बहुत जगह जो है पट्टा जो था वो पट्टा फार्मर्स को दिया नहीं जाता था। उसका क्या रीज़न था, क्योंकि ज़मींदार के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, कोई देखने वाला ही नहीं था। उस टाइम ज़मींदार गाँव में रहते भी नहीं थे, ज़मींदार शहरों में रहा करते थे, ठीक है, कौन गाँव में रहने जाएगा। तो ज़मींदार को भी कोई मतलब नहीं है, ज़मींदार भी अपने नीचे जो है अपने अधिकारी को लठ लेके चलते थे ना, जो उनके लोग होते थे ज़मींदार के, वो लोग जो है वसूल करते थे, वो लोग भी मनमानी वसूल कर रहे हैं। ज़मींदार को भी उतना चाहिए जितना उसको देना है, उससे ज़्यादा ज़मींदार अपने लिए भी रखता था। तो ज़मींदार बता दिया कि हमें इतना चाहिए टोटल। अब जो उनके जो काम करने वाले हैं उनको भी कुछ फ़ायदा चाहिए। पिस कौन रहा है, पिस रहा है किसान, ठीक है। तो ये पट्टा क्यों नहीं देते थे, क्योंकि कोई जो है ऑफिशियल उनके ऊपर था नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट हाँ, तो देखिए जमींदार देयर वाज द रीजन फॉर नॉट इशूइंग द पट्टास बाय मेनी जमींदार्स दैट देयर वर नो ऑफिशियल चेक द जमींदार्स इन द परमानेंट सेटलमेंट। कोई चेक करने वाला था ही नहीं। दे वर ओनली रिक्वायर्ड टू गिव 1/11th पार्ट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन टू द ऑफिशियल्स। जो अधिकारी थे ब्रिटिश, उनको बस इतना ही था कि उनको जो है 1/11वां भाग जो है उनको मिले, बाकी उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 1/11th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस इन बिहार। कौन सी चीज़ें सही हैं, तो सही ये है कि राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ द लैंड वॉज मेड हेरिडिटरी एंड ट्रांसफरेबल फॉर जमींदार्स, ठीक है। जो राइट था, जो अधिकार था, वो हेरिडिटरी बना दिया गया और ट्रांसफरेबल बना दिया गया जमींदार्स के लिए। काफ़ी राइट मिल गए थे उनको, हेरिडिटरी भी हो गया था और ट्रांसफरेबल भी हो गया था, ठीक है। बिहार में ऐसा ही चल रहा था, ठीक है। एक बार फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया, उसमें चेंजेस नहीं होते थे। अब हमें फिल इन द ब्लैंक करना है। तो देखिए 1885 में जो राइट ऑफ द टीनेंट ऑन द लैंड इन बंगाल एंड बिहार वर गिवन बाय द बंगाल टैक्स टीनेंसी एक्ट। तो एक एक्ट था बंगाल टीनेंसी एक्ट, ठीक है, बंगाल टीनेंसी एक्ट। उसके द्वारा 1885 में जो राइट थे टीनेंट्स के, ठीक है, लैंड पे जो अधिकार थे जो है किसानों के, वो जो है बंगाल और बिहार में दिए गए, ठीक है। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस करता है परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। वो जो है बहुत सारे राइट्स लैंड लॉर्ड्स को दे देते हैं। 19th सेंचुरी में डिमांड जो है, डिमांड फॉर लैंड इंक्रीज, ज़्यादा डिमांड बढ़ गई लैंड की, हेंस लैंड लॉर्ड इंक्रीज द रेंट, ठीक है, रेंट बढ़ा दिया लैंड का लैंडलॉर्ड्स ने, विच रिजल्टेड द रिवोल्ट बाय पीजेंट्स। अब लैंड जो है रेंट बढ़ जाता है, तो एक तो पहले ही पट्टा मतलब वही रेंट पे देना, ठीक है। पट्टा जो लैंड रेंट बढ़ जाएगा तो किसान तो ऑलरेडी जो है कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं और रेंट भी बढ़ जा रहा है, तो किसानों ने रिवोल्ट कर दिया, ठीक है ना, विद्रोह कर दिया। और इस समय जो है बंगाल ने एक जो है आपका एक्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको कहते हैं बंगाल टीनेंसी एक्ट 1885, ठीक है, विच डिस्क्राइब द राइट ऑफ लैंड लॉर्ड्स एंड टीनेंट्स। उसने जो है बंगाल टीनेंसी एक्ट ने डिस्क्राइब किया कि क्या जो है राइट होंगे टीनेंसी, जो आपके लैंड लॉर्ड्स हैं और टीनेंट्स यानी किसान हैं, तो क्या उनके अधिकार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस मुनरो इज एसोसिएटेड विद द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो थॉमस मुनरो जो था वो रैयतवारी से रिलेटेड था, ठीक है। रैयतवारी, रैयत मतलब किसान होता है, किसान सीधे जाके जो है इसमें कोई मीडिएटर नहीं होता था। देखिए रैयतवारी वाज द सेकेंड सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ लैंड आफ्टर द परमानेंट। इसमें जो है थॉमस मुनरो जो है और कैप्टन रीड हमने देखा था ऑलरेडी, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड जो है वो इन्वॉल्व थे रैयतवारी में। और ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था पहली बार, रैयतवारी बारामूला डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इसके बाद ये कहाँ कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, ये मद्रास में, ईस्टर्न बंगाल में, असम में, कुर्ग में, बॉम्बे में, ये सारे एरियाज़ को कवर करता है रैयतवारी। कहाँ कहाँ पे, बंगाल जो है आपका ईस्टर्न बंगाल, मद्रास, असम, कुर्ग और बॉम्बे में, ठीक है। रैयतवारी सिस्टम, द ओनरशिप जो राइट थी वॉज ट्रांसफर टू पीजेंट्स। अब जो है ज़मींदार नहीं है, ओनरशिप राइट्स मिल गई है पीजेंट्स को।
51% ऑफ द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड, जो 51% जो है ब्रिटिश ऑक्यूपाइड जो एरिया था वो जो है रैयतवाड़ी के अंडर में था। द हाई रेट ऑफ टैक्सेस एंड स्ट्रिक्टनेस ड्यूरिंग द कलेक्शन बिकेम द मेजर कॉज ऑफ स्ट्रगल बिटवीन द मनी लेंडर्स एंड पीजेंट्स। ठीक है, तो अब जो मनी लेंडर है और जो पीजेंट्स है, इतना ज़्यादा टैक्स होता था इसमें और इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी कि ये जो है डिस्प्यूट का कारण बन गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हु वॉज एसोसिएटेड विद द रैयतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ मद्रास। ठीक है, तो ये मुनरो है, मुनरो डायरेक्टली रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा है हु स्टार्टेड रैयतवाड़ी सिस्टम। थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया था रैयतवाड़ी। किसने? थॉमस मुनरो ने। ठीक है, रैयतवाड़ी सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश इन इंडिया, मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, रैयतवाड़ी सेटलमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश में, किसके? मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। द इंग्लिश इंट्रोड्यूस रैयतवाड़ी सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, कहाँ पे? मद्रास प्रेसिडेंसी में। जो इंग्लिश लोग थे वो इंट्रोड्यूस कर दिए रैयतवाड़ी सेटलमेंट या रैयतवाड़ी सिस्टम मद्रास प्रेसिडेंसी में। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी में पहली बार जो है स्टार्ट किया गया। तो देखिए, रैयतवाड़ी सिस्टम वाज द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इन ब्रिटिश इंडिया। ये जो एक तरीका था कि टैक्स हम कैसे वसूल कर लेंगे, ये जो है साउथ इंडिया में मोस्टली जो है चल रहा था। ठीक है, ये जो है हमने अगर हम देखें तो बीइंग स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी में स्टार्ट किया गया था। और ये जो है अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने शुरू किया था। थॉमस मुनरो का अगर हम टाइम देखें तो 1880 और 27 तक था ये, जो मद्रास का गवर्नर था। नेक्स्ट हमारा है द ब्रिटिश सिस्टम रैयतवाड़ी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन वॉज प्रिवेलेंट इन। ठीक है, तो ये जो रैयतवाड़ी सिस्टम था वो मोस्टली अगर हम देखें तो ये साउथ इंडिया में था। ठीक है, साउथ इंडिया में था, स्पेशली मद्रास प्रेसिडेंसी में था। एंड दिस लैंड रेवेन्यू कलेक्शन वाज स्टार्टेड बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो 18th सेंचुरी में। अब देखिए, रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में हमें जो है कुछ दिया हुआ हमें समझना है। रेंट वॉज पेड डायरेक्टली बाय द पीजेंट्स टू द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही। गवर्नमेंट गेव पट्टास टू द रॉयट्स, बिल्कुल सही। अभी उधर परमानेंट में जो आपके ज़मींदार होते थे वो पट्टा देते थे, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट सीधे पट्टा दे रही है। लैंड वॉज सर्वेड एंड असेस्ड बिफोर बीइंग टैक्स। तो ये तीनों ही सही है। ठीक है, ये कहाँ पे इंक्लूडेड था? मद्रास, बॉम्बे और सम पार्ट्स ऑफ असम में। ठीक है, रैयतवाड़ी जो ओनरशिप राइट्स और हैंडेड ओवर बाय टू पीजेंट्स बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, टैक्स जो है डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता था। रेवेन्यू रेट्स ऑफ द रॉयत सिस्टम वॉज 50%। रेवेन्यू रोड कितनी थी? 50% थी। वेयर एज द लैंड्स फॉर ड्राई, जहाँ पे लैंड ड्राई था और इरिगेशन जो है ज़्यादा सही था। देखियो, वेयर द लैंड वर ड्राई एंड 60% इन इरीगेटेड, जहाँ पे ड्राई लैंड है वहाँ पे 50%, जहाँ पे जो है इरीगेटेड लैंड है वहाँ पे 60%, ऐसा चल रहा था। और व्हेन वाज द फर्स्ट टी कंपनी इन आसाम इस्टेब्लिश? तो 1839 में पहली बार जो टी कंपनी आसाम में इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, 1839 में, और कैपिटल लगाया था 5 लाख रुपए। ठीक है, हेडक्वार्टर क्या था? द असम कंपनी विद इट्स हेडक्वार्टर नज़ीरा इज़ द ओल्डेस्ट कंपनी ऑफ असम विच इज़ स्टिल फंक्शनिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हमें करेक्ट बताना है ड्रेन थियरी के बारे में एज प्रपोज बाय दादा भाई नौरोजी। तो ड्रेन थियरी जो है दादा भाई नौरोजी ने दी थी, हमें जो है सही चीज़ बतानी है क्या है। तो देखिए, दादा भाई नौरोजी द्वारा जो ड्रेन थियरी है उसका मतलब ये है कि दैट अ पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल वेल्थ, जो है हमारे भारत का जो धन था, और द टोटल एनुअल प्रोडक्ट वॉज बीइंग एक्सपोर्टेड टू ब्रिटिश फॉर विच इंडिया गॉट नो मटीरियल रिटर्न्स। जो हमारा एनुअली जो हमारा साल भर का जो प्रोड्यूस होता था या फिर हमारे जो नेशनल वेल्थ था हमारा, वो जो है एक्सपोर्ट कर दिया जाता था ब्रिटेन को, वो ब्रिटेन को ड्रेन कर दिया जाता था, एक्सपोर्ट कर देते थे, लेकिन इंडिया को उसका कोई रिटर्न नहीं मिल रहा था। ये थी ड्रेन थियरी। दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन्होंने जो है क्या था? ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है प्रोपाउंड किया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ पे फोकस किया था। ठीक है, उसमें जो है इन्होंने कहा कि नौरोजी वॉज हिज डिसीजन टू एस्टिमेट द नेशनल नेट प्रॉफिट ऑफ इंडिया। इन्होंने पहले इंसान थे जिन्होंने नेशनल नेट प्रॉफिट की बात की कि कितना हमारा हो रहा है नेट प्रॉफिट। ठीक है, इन्होंने कहा एक्सटर्नल रूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यही सारी रीज़न है। देखिए, दादा भाई नौरोजी गेव सम फैक्टर्स दैट कॉज्ड एक्सटर्नल ड्रेन हमारा धन का क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा एक्सटर्नल रूल की वजह से हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन जो उनका इंडिया में चल रहा है उसकी वजह से हो रहा है,
ऑल द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने भी आर्मी के एक्सपेंसेस हैं ब्रिटेन में, वो सब इंडिया पे कर रही है, ठीक है। और पार्ट ऑफ इंडियाज़ नेशनल वेल्थ, हमारे जो नेशनल वेल्थ है वो इंग्लैंड को ट्रांसफ़र किया दिया था और उसके बदले हमें कुछ नहीं मिलता है। एंड इंडिया वॉज बियरिंग द बर्डन ऑफ टेरिटरी बिल्डिंग द बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। जो टेरिटरी बिल्ड कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, चाहे वो इनसाइड हो चाहे वो आउटसाइड हो, डेवलपमेंट किसी को और कम मिल रहा है, उसके जो है एक्सपेंसेस है वो इंडिया सहन कर रही है, वहन कर रही है, लेकिन उसके बदले इंडिया को कुछ नहीं मिल रहा है। हु इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ द थियरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन? तो कौन है इकोनॉमिक ड्रेन की? दादा भाई नौरोजी हैं। कौन है? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफाउंडेड द ड्रेन थियरी? तो दादा भाई नौरोजी हैं ड्रेन थियरी। हु ऑफ द फॉलोइंग वर इकोनॉमिक क्रिटिक्स और क्रिटिक्स ऑफ द कॉलोनिज्म इन इंडिया? तो कौन थे दादा भाई नौरोजी? जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर सी दत्त। तो ये सारे हैं, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर सी दत्त जो है इकोनॉमिक क्रिटिक्स थे कॉलोनियल रूल के, ठीक है। 1870 की बात करें और 1905 की, तो मेनी इंडियन जो इंटेलेक्चुअल्स थे, ठीक है, जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने एनालाइज किया इकोनॉमिक एस्पेक्ट इंडिया का। उन्होंने कहा, दादा भाई नौरोजी उसमें से, गोविंद रानाडे जी को देख लें, आईसीएस ऑफिसर रमेश चंद्र दत्त थे, इन लोगों ने ड्रेन ऑफ जो है एनालाइज किया इकोनॉमी में क्या सिचुएशन है। और जीवी जोशी, गोपाल कृष्ण गोखले, पृथ्वी चंद्र राय, और फाइनली उन्होंने बताया कि जो कंक्लूजन ये है कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, जो उपनिवेश है, वो जो है हमारे ग्रोथ को हर्डल है, हमारा ग्रोथ होने नहीं देगा, ये हमारे सारे धन को ये का बहिर्गमन कर दे रहे हैं ये लोग। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट बिलीव इन द ड्रेन ऑफ थियरी ऑफ दादा भाई नौरोजी? कौन बिलीव नहीं कर रहा था? तो सर सैयद अहमद खान जो है बिलीव नहीं कर रहे थे। सर सैयद अहमद खान वॉज द लॉयल टू ब्रिटिश, वो जो है ब्रिटिशर्स के जो है वो थे, लॉयल थे, ईमानदार थे उनके लिए, और वो जो है बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। हु ऑथर्ड द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो किसने ऑथर किया था? तो ये जो है आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी ने ऑथर किया था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी विद किसके साथ? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। दादा भाई नौरोजी और डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने लंदन इंडियन सोसाइटी 1865। मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस ये था कि इंडिया की प्लाइट, इंडिया की किस्मत को, इंडिया के भाग्य को देखना, समझना, सही करना, क्या चल रहा है, ठीक है ना। फिर क्या था? ही वॉज द फर्स्ट इंडियन who was elected to the British House of Commons on the ticket of the Liberal Party. He directly highlighted Indian economic, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या किया, देखिए कुछ प्रोडिक्शन किया, पहले ही प्री जो है प्रोडिक्शन कुछ उन्होंने किया इंडियन की इकोनॉमी के लिए, और उन्होंने एक थियरी दी ड्रेन ऑफ वेल्थ की, कि जो है जो हमारा, और फर्स्टली एक ऐसे भी लिखा था जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो इंडिया में पॉवर्टी, गरीबी है, वो जो है जो एलियन रूल है उसकी वजह से है। तो ये जो है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया और ड्रेन ऑफ वेल्थ दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। हु रोड द बुक डिस्क्राइबिंग द थियरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। कंसीडर करिए स्टेटमेंट्स को और बताना है सही है कि गलत है। देखिए किसके लिए है? मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय दादा भाई नौरोजी इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट ही एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। उन्होंने एक्सपोज कर दिया कि एक्सप्लॉयटेशन जो है इकोनॉमिक हो रहा है इंडियंस का, ठीक है। अब देखिए दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट इंडियन नेशनलिस्ट who after deep research and analysis provided that Britain was exploiting India economically. Every year a definite amount of money has been transferred to England and introduced the drain theory, ठीक है। एक निश्चित अमाउंट का पैसा हर साल जो है इंडिया से बाहर जा रहा है, इसी को ड्रेन थियरी दादा भाई नौरोजी ने कहा। अब हमें दो चीज़ें दी हुई हैं, रीजन और असेसन, हमें बताना। जनरली इंडिया हैड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द, बिल्कुल गलत है। कहाँ हमारा फेवरेबल था? हम जो है ट्रेड कर नहीं पा रहे थे, हमें जो है एक्सपोर्ट करने का अधिकार था नहीं, टैक्सेस इतने ज़्यादा होते थे, और वो जो है हमारे यहाँ जो है इम्पोर्ट हम लोग कर ही रहे थे, उनका सामान ज़बरदस्ती है था वो, ठीक है, फोर्सफुली करना पड़ रहा था। रीज़न क्या था? ड्रेन ऑफ वेल्थ टुक द फॉर्म ऑफ द अनरिक्वायर्ड एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो ये जो हमारा देख लेते हैं इसको, देखिए ये ए है, ठीक है। अच्छा ए है, इसमें क्या है कि जनरली इंडिया हैड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश,
देखिए, कांस्टेंट फ्लो ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड फॉर विच इंडिया डिड नॉट गेट एनी एडुकेट जो है इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल, तो इंडिया का कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था, इंडिया का स्ट्रेट से कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था, एंड हैज़ बीन डिस्क्राइब बाय द नेशनल लीडर्स एंड इकोनॉमिस्ट एज ड्रेन ऑफ वेल्थ। 1813 के पहले जो है कंपनी हैड रिक्रूटिंग सरप्लस which occurred from the profits from the oppressive land revenue policy, profits its trade resulting from the monopolistic company। पहले क्या था, लैंड रेवेन्यू ले रहे थे, हमारे यहाँ से टैक्सेस खूब ले रहे थे, उससे फ़ायदा था। फिर जो है एक का अधिकार कर लिया था हमारे मार्केट्स पे, उससे फ़ायदा हो रहा था। फिर क्या है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, कंपनी के ऑफिशियल्स का अपना पर्सनल जो है बिजनेस चल रहा था, उससे भी फ़ायदा ले रहे थे। ऑल दिस सरप्लस वॉज यूज टू बाय द कंपनी एज एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट करते, दैट इज मेकिंग परचेज ऑफ एक्सपोर्टेबल आइटम टू इन इंडिया एंड एल्सवेयर। ठीक है, तो ऐसा प्रॉफिट कर रहे थे कि इंडिया में कोई चीज़ बना के उसको एक्सपोर्ट कर दें और कहीं भी कर दें, इंडिया के अलावा कहीं भी, वो हमारे ही पैसे से अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहे थे। अगेंस्ट द एक्सपोर्ट मेड आउट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इंडिया डिड नॉट गेट एनीथिंग इन रिटर्न, इंडिया को कुछ भी वापस बदले में नहीं मिल रहा था। दिस सिस्टम वॉज ब्रॉड टू एन एंड द चार्टर ऑफ 1813, 1813 से ये जो है ये सिस्टम बंद कर दिया गया, और 1813 के बाद जो है इकोनॉमिक ड्रेन टुक फ्रॉम द हाँ, अब देखिए अनरिक्विटेड जो एक्सपोर्ट था, मतलब ये तो अभी डायरेक्टली कर रहे थे, 1813 से बंद कर दिए, लेकिन ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है चलता रहा, ड्रेन ऑफ वेल्थ बंद नहीं हुआ। बारिंग फ्यू एक्सेप्शनल ईयर्स फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हैड बीन नॉर्मल फीचर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड टिल द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब आया तो उसमें भी बहुत सारे हमारे जो लोग थे, जो खर्चे थे, वो इंडिया की तरफ से ही हो रहे थे। ठीक है ना, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि दादा भाई नौरोजी ने डिस्क्राइब किया है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ एज अ इविल ऑफ ऑल इविल्स, बुराइयों का बुराई, जितनी बुराइयां हो सकती हैं सबसे बड़ी बुराई जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ ही है, जो हमारे देश को खोखला बना रही थी। पावर्टी जो है हमारे देश में, पावर्टी जो गरीबी थी वो बढ़ाई जा रही थी, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ की वजह से हो रहा था। हु कंसिडर्ड द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी इज डिस्गस्टिंग इन इंडिया, किसने ये कहा था कि ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी, हु कंसिडर्ड दैट ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी इज डिस्गस्टिंग इन इंडिया, ये कार्ल मार्क्स ने कहा था, कार्ल मार्क्स ने ये बात कही थी। ठीक है, कार्ल मार्क्स एक्सप्रेस द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी वो डिस्गस्टिंग। ठीक है, बहुत खराब है पॉलिसी इंडिया के लिए। ठीक है, उन्होंने कहा था कि ये जो बंगाल के वीवर्स हैं, जो छोटे छोटे जो है स्पिनर हैं, जो बुनाई करते हैं, जो वीवर्स हैं, उनके जो छोटे छोटे जो आपके काम है, धंधे हैं, सेमी जो है सिविलाइज्ड लोग, उनका क्या है कि उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जा रहा है ये ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है ना, द इकोनॉमिक बेसिस एंड दस प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट सोशल रिवोल्यूशन इन एशिया। ठीक है, सोशल अनरेस्ट क्रिएट कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट हो जाएगा और जो है आपका 1857 का जो क्रांति। ठीक है ना, तो ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।